बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यह है जी 9th क्लास की फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। उन टाइम कोड्स के ज़रिए आप किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ या एलसीएम को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाकर एचसीएफ और एलसीएम को समझ सकते हैं। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। यानी आपने इन क्वेश्चंस का फ़ौरन से आंसर देना है, बगैर इसको सॉल्व किए ज़बानी आंसर देना है आपने। इफ़ एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, अगर दो पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक ये और एक ये, और इनका जो एचसीएफ आएगा वो ये है, देन तो क्या होगा, व्हाट वुड बी एचसीएफ ऑफ 5। सेम वही टर्म है और ये वैसी ही आ गई है, यानी एक टर्म को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी टर्म को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है एचसीएफ इज नॉट अफेक्टेड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एनी पॉलिनोमियल्स विद एनी नंबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करते हुए आप किसी पॉलिनोमियल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो एचसीएफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि दूसरे को नहीं किया, तो इसके एचसीएफ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो सेम वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सेम वही एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने एक पॉलिनोमियल को 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को नहीं छेड़ा हमने। सेम दूसरा पार्ट देखते हैं, व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ। अब ये पहला पार्ट उसी तरह आ गया, इसके पहला पॉलिनोमियल और दूसरे पॉलिनोमियल को उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब भी इसके एचसीएफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ही आएगा। अब तीसरी जो चीज़ है, व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ, अब इसमें क्या किया इसने, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है। ठीक है, एचसीएफ की अगर हम डेफिनेशन देखें ना, तो यहाँ पर देखें एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ जो होता है वो लोएस्ट पावर होता है और कॉमन नंबर होता है। ठीक है, छोटी पावर होती है और कॉमन नंबर होता है। अब 3 और 7 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ सेम वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 25 है, यानी पहले पॉलिनोमियल को 15 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे पॉलिनोमियल को 25 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास कॉमन क्या आता है। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें, आप इन दोनों का तो एचसीएफ हमारे पास है, यानी इस टर्म का और इस टर्म का एचसीएफ हमारे पास है, कॉमन फैक्टर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये जो 15 और 25 हमने अभी मल्टीप्लाई किए, इनमें कॉमन देख लेते हैं, तो इनमें कॉमन 5 आ रहा है हमारे पास, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये हमारे पास इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट पांचवा पार्ट है इसका, डज एचसीएफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, यानी जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इनका एचसीएफ अनचेंज रहेगा इफ़, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए एक्स के साथ। अब अगर हमने दोनों को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो इनका एचसीएफ है वो पूछ रहा है कि अनचेंज रहेगा। अनचेंज नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अब देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ, यानी उसने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, इसको भी उसने x से मल्टीप्लाई किया और दूसरी जो टर्म है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, इसको भी उसने x से मल्टीप्लाई किया ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है x के साथ। तो अब देखें इसका इन दोनों का एचसीएफ तो हमारे पास है। अब ये जो जिस नंबर से या जिस नंबर से या जिस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें देख लेते हैं कॉमन क्या है। तो इसको भी x से मल्टीप्लाई किया, इसको भी x से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों में x कॉमन आ रहे हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया था, ऐसे यहाँ पर दोनों में भी x कॉमन है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, हम लिख लेंगे यहाँ पर नो इट विल बी, क्या होगा एचसीएफ, x और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या हम इसको लिख सकते हैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब प्लस
2x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है मोनोमियल्स, तो ये देखते हैं मोनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल का आपने सुना होगा। पोलिनोमियल होता है ऐसी टर्म जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और वेरिएबल भी हो, यानी कोफिशिएंट भी हो और कोई वेरिएबल भी हो, तो इसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अब मोनो जो है वो लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक। ठीक है, इसी तरह में बाइनोमियल्स होता है, यानी बाय जो है ये भी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है दो। और ट्राई जो होता है ये भी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है तीन। अब मोनोमियल्स ऐसे पोलिनोमियल होते हैं जिसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल, एक ही टर्म हो, यानी विदाउट साइन के हो। अब इसमें देखें आप 8x⁶ और y है, कोई साइन नहीं है इसमें, ये एक टर्म है, तो इसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ अगर x के लिख दूँ, ये भी मोनोमियल है। ठीक है, यानी ऐसी टर्म जिसमें कोई साइन ना हो, न्यूमेरिकल मैथमेटिक साइन कोई भी ना हो, उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स में हमारे पास दो मोनोमियल्स को मिलाएंगे या दो टर्म्स को मिलाएंगे तो बाइनोमियल बन जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह देता हूँ x³ + 4x, ये बाइनोमियल है। इसमें एक ये पोलिनोमियल है, एक ये है, दो को दो हो जाएंगे तो इसको हम बाई कहेंगे। ट्राई में हमारे पास तीन आ जाते हैं, जैसे x³ + 2x² + 9x, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास मोनोमियल्स दिए हुए हैं, ये देखें, ये मोनोमियल्स है, एक ये है और एक ये है। इन मोनोमियल्स का हमने एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का। तो अब 8 है, यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करें ना, एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें 8 है और इसमें 4 है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब इन दोनों का एलसीएम वो नंबर होगा जिस पे हम 8 को डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड करें एलसीएम को तब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 8 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो तब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका एलसीएम जो होगा वो 8 होगा। अब एलसीएम ऑफ एक्स, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ एक्स में हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, एलसीएम जो होता है हाईएस्ट पावर होता है, यानी अगर पावर की बात आ रही है तो सबसे बड़ी पावर जो होगी वो एलसीएम होगा। और एवरी फैक्टर होगा, यानी हर फैक्टर होगा या ऐसा नंबर होगा जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो x⁶ है, यहाँ पर x⁴ है, हमने अभी पढ़ा। हाईएस्ट पावर हमारे पास x⁴ आ जाएगा। अब y यहाँ पर y⁴ 1 है, यहाँ पर भी y⁴ 1 है, तो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें z नहीं है लेकिन इसमें z है, तो हम यहाँ पर एलसीएम ऑफ z जो है वो भी z आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाएगा 8x⁴ y z, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। पहले हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का एलसीएम देखते हैं। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 24 है, तो हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो 12 के टेबल में भी आए और 24 के टेबल में भी आए, या वो नंबर 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और 24 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर 24 लिखें, ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम को आप इस नंबर से भी डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 2 ज़ 24, और 24 से डिवाइड करें तब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का 24। अब एलसीएम ऑफ एक्स, एक्स की बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। एलसीएम ऑफ वाई, यहाँ पर y⁴ है, यहाँ पर नहीं है, तो y⁴ हो जाएगा। एलसीएम ऑफ जेड, यहाँ पर z⁴ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, z, ये हमारा आ जाएगा 24 x⁴ y⁴ z। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन मोनोमियल्स हैं, 1 2 3। तो तीनों में हमने पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में हम देखेंगे कि हमारा ऐसा कौन सा नंबर है जो 18 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी और 6 से भी, तो वो 18 ही है। 18 को हम 6 से डिवाइड करें तो 6 3 ज़ार
18 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह 9 से डिवाइड करें तो 9 2 ज़ार 18 और 18 से डिवाइड करें तो 18 1 ज़ार 18, तो हमारा 18 आ जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 1 है और यहाँ पर एक्स की पावर 6 है, तो एक्स की जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास एक्स की पावर 6 आएगा। वाई में देखें यहाँ पर वाई नहीं है, यहाँ पर वाई की पावर 2 है और यहाँ पर वाई की पावर 1 है, तो वाई की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब एलसीएम ऑफ जेड देखेंगे हम, जेड की कौन सी बड़ी पावर है, यहाँ पर जेड की पावर 1 है, जेड की पावर 1 है और यहाँ पर जेड की पावर 3 है। ये आ जाएगा मेरे पास 18 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 2 जेड की पावर 3। अब एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 28 है, तो इसका एलसीएम 28 ही आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ एक्स देखते हैं, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 3 है। एलसीएम ऑफ वाई देखते हैं, वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 3 है और वाई की पावर 5 है। एलसीएम ऑफ जेड, जेड की पावर 3, जेड की पावर 5, जेड की पावर 1, तो जेड की पावर 5, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 28 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 जेड की पावर 5। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं या ट्राइनोमियल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो एचसीएफ हमने इसका निकालना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो एचसीएफ हम डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने इसका जो तरीकाकार है, सबसे पहले आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है, यानी जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ा नंबर है या सबसे बड़ी पावर है, उसको आपने पहले लिखना है। फॉर एग्जांपल हम इस पॉलिनोमियल को देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2, यानी ए की पावर को अगर हम देखें, ए की पावर 2 फिर ए की पावर 1 और फिर ए की पावर नहीं है यहाँ पर, या ए की पावर 0 है, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। दूसरी पॉलिनोमियल्स को देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। डिवीजन मेथड में आप नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना हो तो जो बड़ा नंबर होता है आप उसको अंदर रखते हैं और छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। तो सेम ऐसे ही आपने दोनों पॉलिनोमियल्स में से देखना है कि बड़ा कौन सा है, जिसकी पावर बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से हमें यही पता चलता है। अब देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, तो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, तो ये बड़ा है। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ना लिखा होता, पहले इसका ए लिखा होता फिर स्क्वायर वाला लिखा होता या क्यूब वाला, इस तरह यानी रैंडम लिखा होता है ये, तो फिर कन्फ्यूजन होती है चेक करने में कि बड़ा नंबर कौन सा है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ ना, तो इसको चेक करना इजी हो जाता है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो बड़ा नंबर है इसको अंदर रखेंगे और छोटा नंबर है इसको बाहर रखेंगे। ये हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक रफ साइड पे यहाँ पर हम रफ वर्क करेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो बाहर नंबर लिखे हैं ना, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस से माइनस 2। अब हमने इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो आंसर आए वो ये ए क्यूब आए। हमने ये पहली वाली टर्म जो है ना ये हमेशा बनानी होगी। ठीक, तो मैं इसको अगर ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ए क्यूब बन जाएगा। साइन भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस से होता तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता, यानी जो साइन यहाँ पर है हमने वही साइन लेके आना है और वही वैल्यू लेके आनी है सेम। तो अब आप क्या करें, ये तो आ गया मेरे पास, अब आप इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a आ जाएगा। हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया ए के साथ, तो आंसर क्या है मेरे पास, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। दूसरी चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि जो क्यूब वाले हैं उनको क्यूब वाले के नीचे लिखना है, जो स्क्वायर वाली टर्म आएगी उसको स्क्वायर के नीचे लिखना है, यानी जो टर्म ऊपर है उसके नीचे वैसी ही टर्म लिखनी है, सेम पावर वाली टर्म नीचे उसके लिखनी है।
अब हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये वाला साइन ख़त्म हो गया। अब ये बन गया माइनस ए क्यूब, और ये ए क्यूब माइनस वाला दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर 2a² है, 2a² में से जब a² माइनस होगा तो हमारे पास सिर्फ a² बच जाएगा। ये प्लस हो गया, ये साइन ख़त्म हो गया ना, ये भी प्लस हो गया, तो ये ऐड होके 3a आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, सेम इसको दोबारा लिखेंगे। ये भी a² बराबर है, तो अभी ये सॉल्व हो सकता है। जब ये वाली टर्म जब तक छोटी नहीं हो जाती ना इससे, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब दोबारा हम बाहर वाली टर्म को लिखेंगे, a² प्लस a माइनस 2। इसको हमने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि ये वाली टर्म बन जाए, यानी a² मेरे पास आंसर में आ जाए। तो मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस 1 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो a² आ जाएगा प्लस का। तो इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करें और इससे भी, ये आ जाएगा a माइनस 2। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया प्लस 1 से, तो आंसर मेरे पास आया a² प्लस a माइनस 2। साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हुआ तो ये कट गया, ये साइन चेंज हुआ तो 3a में से जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2a और प्लस का साइन आ जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 2, ये साइन ख़त्म हो गया ना, तो ये प्लस का हो गया। अब दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। हम 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा a प्लस 2। हम इस नंबर को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है जब हम किसी चीज़ किसी पोलिनोमियल्स का HCF फाइंड कर रहे होते हैं, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इग्नोर करने का मकसद है कि मैंने, आप यूँ समझे कि मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इग्नोर करना समझ लें आप, या इसको मैंने 2 से डिवाइड किया और ख़त्म कर दिया। ये देखिए यहाँ पर आप पढ़े ना, HCF इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एनी पोलिनोमियल विद एनी नंबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग HCF। जब आप HCF फाइंड कर रहे होंगे तो आप किसी भी पोलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसके HCF पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यूँ समझिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया या इग्नोर कर दिया, एक ही बात है, यानी इसको हमने ख़त्म कर दिया ताकि ये थोड़ा आसान हो जाए। अब देखें, ये मेरे पास जो बचा a प्लस 2 बचा, और ये a² है, ये पावर बड़ी होगी अब। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखोगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसको दोबारा a प्लस 2, और हाँ उसको मैं अंदर लिख देता हूँ a² प्लस a माइनस 2। अब ये जो बाहर वाली टर्म है इसको मैं यहाँ राइट साइड पे लिखता हूँ। अब a प्लस 2 को मैंने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास जो आंसर आए वो a² आए। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव a² आना चाहिए मेरे पास। तो मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, a से मल्टीप्लाई किया तो a² प्लस 2a आ जाएगा। मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया मेरे पास a² प्लस 2a। साइन चेंज कर दूंगा, ये साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा, ये साइन चेंज होगा तो ये a है प्लस a है, ये माइनस 2a है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। साइन माइनस का आएगा, बड़ी वाली जो टर्म होती है उसका साइन आता है, और बचेगा a माइनस 2। अब आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करें, ये जो बाहर वाली टर्म है इसको दोबारा यहाँ पर लिखें a प्लस 2। अब आपको जो चाहिए वो माइनस a चाहिए, यहाँ पर माइनस a है ना, तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस a आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। तो यहाँ पर -1 लिखा, ये आ जाएगा -a -2, साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सिफर बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारा HCF आ जाएगा, HCF इज़, ये जिससे पूरा पूरा डिवाइड हुआ है वो HCF होगा a प्लस 2। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, उसमें देखिए हमारे पास ये बचा था -a -2। आप क्या करें, इसमें से -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन लूँगा तो बचेगा a प्लस 2। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे।
-1 को इग्नोर कर देंगे, a+2 बच गया। अब यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा था इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। a+2 से मैं डिवाइड कर रहा था और यहाँ पर मेरे पास जो बचा वो क्या बचा, वो भी a+2 बचा। तो मैं जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो a+2 ही आ जाएगा। जब साइन चेंज होंगे ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा एचसीएफ आएगा वो a+2 ही आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, पहला स्टेप हमारा यहाँ पर भी स्किप हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है हमारे पास पूरा क्वेश्चन। ये x�3, x�2, x�1 और यहाँ पर भी x�3, x�2, x�1। तो अब आपने करना है, देखना है कि दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो ये x³ है और ये 2x³ है, तो ज़ाहिर बात है ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। हम इसको अंदर लिखेंगे और इसको बाहर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली टर्म है इसको हम अपनी यहाँ पर रफ साइड पे लिखेंगे। यहाँ पर हम रफर करेंगे x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। हमने इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर जो है वो +2x³ आए। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मैं लिख देता हूँ 2x³ प्लस का। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ +2 से, तो मेरे पास 2x³ बन जाएगा। इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको किया तो ये आ गया, आगे प्लस का साइन है, 2 2 ज़र 4 x² हो जाएगा। -4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -8x हो जाएगा और -16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको लिख देते हैं, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ और आंसर मेरे पास आया है 2x³ प्लस 4x² माइनस 8x माइनस 16। सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ये वाला सिंबल ख़त्म हो गया, +2x³ -2x³ कट जाएगा। +7x² है और ये वाला ख़त्म होके -4x² है, तो 7 में से 3 जाएंगे, 4 जाएंगे तो 3 आ जाएगा और x² आ जाएगा और प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है। ये वाला सिंबल ख़त्म हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, +12x आ जाएगा। ये सिंबल ख़त्म हो गया, 16 प्लस का है, इसमें से जब 4 माइनस करेंगे तो +12 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप गौर से, तो इन तीनों टर्म से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4। हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब ये वाली टर्म हमारे पास छोटी हो गई है, x² हो गई और ये हमारे पास टर्म बड़ी है, x³ है। हम इसको अंदर आ लेंगे और इसको बाहर। x² प्लस 4x प्लस 4 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। अब ये वाली टर्म यहाँ मैं राइट साइड में लिखूँगा, x² प्लस 4x प्लस 4। इससे हमने बनानी है ये वाली टर्म। इसको हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास x³ बनना चाहिए। तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा x³ प्लस 4x² प्लस 4x। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो ये मेरे पास आ गया x³ प्लस 4x² प्लस 4x। डिवाइड करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये वाला साइन ख़त्म होगा तो ये कट जाएगा मेरे पास। ये साइन ख़त्म हुआ तो ये आ जाएगा -2x²। ये साइन ख़त्म हुआ तो ये ऐड हो जाएगा -8x आ जाएगा और ये -8 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है,
यहाँ पर हम -2 इसमें से कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन लिया तो मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली टर्म दोबारा यहाँ पर लिखेंगे रफ साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इसको हमने मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बनाना है। तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था 1 से और आंसर मेरे पास आया एक्स स्क्वायर। इसको हमने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। -2 को हम इग्नोर कर देंगे, बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ही आ गया। साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हुआ तो ये कट जाएगा, ये साइन चेंज हुआ तो ये कट जाएगा, ये साइन चेंज हुआ तो ये कट जाएगा, बाकी बचा 0। हमारा HCF जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों में, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये सेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो दोनों पॉलिनोमियल्स हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए ऑलरेडी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने देखना है दोनों में बड़ा कौन सा है। ये 2x क्यूब है, ये 3x क्यूब है, तो ये बड़ा है, हम इसको अंदर रख लेते हैं और इसको बाहर। तो अब हमने इस पॉलिनोमियल को किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले इसको रफ साइड में, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इसको हमने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 3x क्यूब आ जाए। तो आप 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कभी भी 3 आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करें, तो अब हम इस 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए वो 2 के टेबल में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आएगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता। अब हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 6, तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे फिर। तो मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई किया मैंने 2 के साथ, ये आ गया मेरे पास 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। तो अब मैंने यहाँ पर बनाना है 6x क्यूब, 3 की जगह मैंने 6x क्यूब बनाना है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6x क्यूब बन जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, जो आंसर आया मेरे पास वो है 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। साइन चेंज करेंगे हम, ये साइन चेंज हुआ तो ये कट गया, ये साइन चेंज हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, आ जाएगा -5x स्क्वायर। ये साइन चेंज होगा तो ये भी आ जाएगा प्लस 5x। ये साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास -5 कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा -x। मुझे -5 को मैं -x से मल्टीप्लाई करूँगा तब +5x आएगा। या दूसरे अल्फाज में, जैसे जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, सेम ऐसे अगर आप बाहर माइनस ले रहे हैं और ब्रैकेट डाल रहे हैं तो तब भी अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर ये माइनस वाली टर्म थी ना, पहली टर्म माइनस वाली थी, ये प्लस होगी, ये प्लस वाली टर्म होगी वो माइनस हो जाएगी। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, इस -5 को हम इग्नोर कर देंगे, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, ये ज़ाहिर बात है ये बड़ी टर्म है और ये छोटी है, हम इसको बाहर रख लेंगे और इसको अंदर।
तो इसको हम रफ साइड में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको हमने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो आंसर आए वो 2x⁻³ आए। तो एक्स स्क्वायर है, x⁻² है, इसको मैं एक एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो x⁻³ बन जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x³ बन जाएगा। यहाँ पर भी लिख लेते हैं 2x²। तो मैंने इसको 2x से मल्टीप्लाई किया था, जो आंसर आया था वो आया था 2x⁻³ माइनस 2x⁻²। साइन चेंज करूँगा, ये कट जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3x² आ जाएगा और माइनस x माइनस 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको दोबारा लिखता हूँ मैं यहाँ पर x² माइनस x। इसको मैंने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस कह रहा हूँ 3x² आना चाहिए। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से ये 3x² हो गया और ये 3x हो गया। यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो आया मेरे पास 3x² माइनस 3x। साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कट जाएगा, ये ऐड होके मेरे पास आ जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये +3 है और ये -x है, -1 है, प्लस 2x आ जाएगा और इधर आ जाएगा मेरे पास -2। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 को कॉमन लिया, x -1 आ गया मेरे पास, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। अब ये देखें, ये पावर छोटी हो गई है और ये पावर बड़ी हो गई है। अब इसको मैं बाहर रखूँगा और इसको मैं अंदर रख लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ राइट साइड में लिखता हूँ, x-1 है, इसको मैंने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि जो आंसर मेरे पास आए x² आए। तो x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा x² माइनस x। तो मैंने इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया था और आंसर आया था मेरे पास x² माइनस x। साइन चेंज करेंगे, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया, प्लस माइनस कट गया, 0। तो जो HCF आया मेरे पास x-1 आ गया, जिसके साथ पूरा पूरा डिवाइड होता है ना, वो HCF आएगा मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देखें, पहला स्टेप हमारा होगा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा 2p⁻4 सबसे बड़ी है, फिर +5p², फिर +3। इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्यूब वाली है, 5p⁻3 प्लस उसके बाद स्केयर वाली है 3p², फिर p वाली है ये वाली पावर 1 वाली 5p, और फिर +3। दोनों को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब देखें, यहाँ पर p⁻4 है और यहाँ के p⁻3 है, तो सारी सी बात है p⁻4 बड़ी है। आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू में तो ये 5 बड़ा है और 2 छोटा है। आपने पावर को देखना है, कौन सी पावर बड़ी है। तो पावर ये वाली बड़ी है, तो ये नंबर बड़ा है, इसको हम अंदर रखेंगे। ये छोटा नंबर है p⁻3, इसको हम बाहर रखेंगे। तो इसको हम रफ साइड में लिखते हैं यहाँ पर, ये हमारी रफ साइड होगी 5p⁻3 प्लस 3p⁻2 प्लस 5p प्लस 3। इसको हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो आंसर है मेरे पास 2p⁻4 आना चाहिए। तो 5 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 2 नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 5 के टेबल में आना चाहिए। जैसे हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 5 के टेबल में नहीं आता। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4, 5 के टेबल में 4 भी नहीं आता। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से, आंसर आता है 6, 5 के टेबल में 6 भी नहीं आता। 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 10, तो 5 के टेबल में 10 आता है। तो मैं इसको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 10p⁻4 प्लस 25p² प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 10 बनाना है। ठीक है,
यानी मैं 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर 10p⁴ आ जाए, तो मैं इसको 2p से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से 2 मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा, p³ से p मल्टीप्लाई होगा p⁴ आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़र 6 p³ प्लस 10p प्लस 3 2 ज़र ये 5 2 ज़र 10 p² हो जाएगा, 3 2 ज़र 6 p हो जाएगा। अगेन चेक कर लेते हैं, p³ जब p से मल्टीप्लाई होगी 4 हो जाएगा, p⁴ जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 6 p⁴ आ जाएगा, p से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर हो जाएगा 5 2 ज़र 10 और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6p आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने इसको 2p से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर मेरे पास आया था 10p⁴। अब देखें नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 6p⁴, इसमें p⁴ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ साइड पे लिख लूँगा, प्लस 6p⁴, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी, स्केयर वाली, तो इसमें स्केयर वाली है तो मैं स्केयर वाली को स्केयर वाली के नीचे लिखूँगा। हमेशा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट कौन सी है, स्केयर के बाद p वाली है, इसमें p वाली नहीं है, तो मैं इसको 6p साइड पे लिख देता हूँ। अब हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर मेरे पास साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं इनको ऐसे ही नीचे उतार लूँ और फिर इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिख दूँ। दूसरा तरीका है कि मैं इसको इधर ही अभी जब लिखूँगा ना नीचे तो डिसेंडिंग आर्डर में लिख दूँगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ही डिसेंडिंग आर्डर में लिख दूँगा, ये कट जाएगा मेरे पास। 4 कट गया, 4 के बाद छोटी पावर कौन सी, 3, तो मैं 3 वाली टर्म लिखूँगा, साइन चेंज हो गया इसका, -6 p⁴, p⁴ के बाद p⁴ वाला आएगा, ये कट गया। साइन 15 में से 25 में से जब 10 माइनस होंगे तो मेरे पास आ जाएगा +15 p² हो जाएगा, ठीक। इसके बाद p² के बाद p⁴ वाला आ जाएगा, -6p, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, माइनस वाला साइन आ जाएगा और फिर बगैर p वाला यानी +15। तो अब आप अगर इस टर्म को गौर से देखें तो पूरी टर्म में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 6 में टेबल में भी 3 आता है और 15 के टेबल में भी 3 आता है। हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप -3 कॉमन ले लें, आपकी मर्ज़ी आप +3 कॉमन ले लें, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। मैं -3 को कॉमन ले लेता हूँ, -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले रहा हूँ, अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, 2p⁴ आ जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, 5 3 ज़र 15 p² होगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़र 6 p हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, 3 5 ज़र 15। अब देखें, इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ, 5p⁴ प्लस 3p⁴ प्लस 5p प्लस 3, इसको मैंने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मेरे पास 2p⁴ आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। सेम वही प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, यहाँ पर देखें 5 था और हमने 2 लाना था, नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया था, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इस टर्म को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बन जाएगा, तो 5 के टेबल में 10 आता है, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये बन गया 10p⁴ माइनस 25p² प्लस 10p माइनस 25। अब मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, हमने 10p³ बनाना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, p³ तो ऑलरेडी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यह आ जाएगा 6p² प्लस 10p प्लस 6। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था 2 से, यहाँ ऊपर 2 लिख देंगे और आंसर मेरे पास आया है 10p⁴ प्लस 6p² प्लस 10p प्लस 6।
साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला चेंज होने से ये कट जाएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस हो गया, ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 31 पी स्केयर। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों की पावर सेम है, ये कट जाएगा, 25 और -6 ये हो जाएगा -31, और ये भी हमारे पास माइनस में आएगा क्योंकि वो 25 के साथ भी माइनस है और 6 के साथ भी माइनस है, -31 पी स्केयर और -31। अब हम क्या करेंगे, इसमें से -31 को कॉमन ले लेंगे, -31 को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा पी स्केयर, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर प्लस आ जाएगा 1, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब बाहर जो है हमारे पास पावर क्यूब में है और अंदर स्केयर में आ गई है, यानी ये छोटी बच गई है, तो हम इसको बाहर लिख देंगे और इसको अंदर लिख, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ राइट साइड में लिखते हैं, पी स्केयर प्लस 1 है, इससे हमने बनाना है 5p क्यूब, तो मैं इसको 5p के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 5p क्यूब बन जाएगा और प्लस 5p। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसको 5p के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 5p क्यूब प्लस 5p है, तो मैं स्केयर वाले के नीचे नहीं लिखूंगा बल्कि p की पावर 1 के नीचे ही लिखूंगा, साइन चेंज करूंगा, साइन चेंज करने से क्या होगा, ये देखें ये कट गया और ये भी कट जाएगा, ये देखें ये प्लस का 5p है, ये माइनस का है, बाकी बचेगा मेरे पास 3p स्केयर प्लस 3। अब आप क्या करें, यहाँ से आप 3 को कॉमन ले लें, 3 को कॉमन लिया तो बाकी बचा p स्केयर प्लस 1, इसको आप इग्नोर कर दें, इसको आप साइड में लिखें, p स्केयर प्लस 1, इससे आपने बनाना है p स्केयर, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई करने से p स्केयर प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और आंसर मेरे पास आया p स्केयर प्लस 1। साइन चेंज करूँगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, सिफर बचेगा, जो HCF जो मेरे पास आएगा p स्केयर प्लस 1, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास लिखा हुआ है 4 3 2 1, x की पावर 4 3 2 1। ठीक है, अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो पहला पार्ट है ये वाला, इसमें आप देखें हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा 2, तो इस पूरी टर्म में मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, 24 के टेबल में भी 2 आता है, 60 में भी और 32 में भी, तो मैं इसको 2 को कॉमन लेके इग्नोर कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए। यहाँ पर 2 कॉमन लूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा 12 x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 30 एक्स स्क्वेयर माइनस 16x। ठीक है, ये हमारे पास सिंपलीफाई होके आ गया। यहाँ पर हम देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 नहीं कॉमन आ सकता क्योंकि 39 के टेबल में 6 नहीं आता, लेकिन हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को कॉमन लिया, 6 3 ज़र 18 हो जाएगा, 2x की क्यूब हो जाएगा, 13x स्क्वेयर हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को और इस 2 को दोनों को इग्नोर कर देंगे, इग्नोर इस 2 को और इग्नोर इस 3 को। अब देखें आपके पास कौन सा नंबर बड़ा है, पावर तो दोनों में सेम है, तो 12 वाला बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 वाले को अंदर रखेंगे और 6 वाले को बाहर। तो ये जो बाहर वाली टर्म है अब हम इसको यहाँ राइट साइड में लिखेंगे, 6x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 13x स्क्वेयर माइनस 6x। इसको हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो आंसर आए वो 12x की पावर 4 आए, ये वाला। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा -4x की पावर 3 माइनस 13 2 ज़ा 26 हो जाएगा -12। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 12x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 26x स्क्वेयर
-12x। साइन चेंज करेंगे हम, ये कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएगा 3x⁻3। ये माइनस का ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन जो है वो बड़ी वाली टर्म वाला आएगा, -4x² हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, अगेन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो साइन होगा वो बड़ी टर्म वाला आएगा, यानी -4x। अब देखें ये वाली जो टर्म है ये छोटी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्यूब आ गया और ये पावर 4 है। तो अब हम इसको अंदर रख लेते हैं और इसको बाहर। तो अब ये जो टर्म है छोटी वाली जो बाहर है, इसको हम यहाँ राइट साइड में लिखते हैं, 3x⁻3 -4x² -4x। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जवाब आना चाहिए वो 6x⁻4 आना चाहिए। तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा, x⁻4 बन जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x⁻4 बन जाता है हमारा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -8x⁻3, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -8x²। यहाँ पर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 6x⁻4 -8x³ -8x², प्लस माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि साइन डिफरेंट है दोनों के। साइन बड़ी वाली टर्म का आएगा 6x⁻3 आ जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का आएगा 5x² आ जाएगा, और ये -6x आ जाएगा। अब अगेन ये जो बाहर वाली टर्म है इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा 3x³ -4x² -4x। इसको मैंने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मेरे पास 6x³ आना चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा -8x² -8x। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया मेरे पास 6x⁻3 -8x² -8x। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा, 8 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x², 8 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा +2x। अगेन अब ये टर्म छोटी होगी और ये बड़ी है, हम इसको अंदर लिखेंगे और इसको बाहर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x² +2x, और अंदर मेरे पास आ जाएगा 3x⁻3 -4x² -4x। 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 3x² +2x। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर मेरे पास आना चाहिए 3x⁻3। तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2x²। यहाँ पर लिखते हैं x से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो टर्म आई है वो 3x3 +2x²। साइन चेंज होंगे, ये कट जाएगा, -4 और -2, -6x², और ये -4x। यहाँ पर हमारे पास -2 कॉमन आ रहा है, -2 को कॉमन लेंगे हम, ये आ जाएगा 3x²। साइन चेंज हो गया, प्लस का 3 आ गया, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस का आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 2x आ जाएगा। इसको हम इग्नोर कर देंगे, -2 को हमने इग्नोर कर दिया। अब हमने इसको किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास 3x² आना चाहिए, तो 1 है, ये यहाँ पर आप दोबारा लिख सकते हैं 3x² +2x। इसको आपने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 3x² आना चाहिए, तो वो 1 है, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 2x। 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3x² +2x। साइन चेंज होंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बाकी बचा 0। तो जो हमारा HCF आया
3x² प्लस 2x। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है, 1 2 3। तो हमने क्या करना है, पहले कोई भी दो हम आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, जो आंसर आएगा, जो HCF आएगा, उसके साथ इसको सॉल्व करूँगा तो फिर हमारा HCF आ जाएगा। या इन दोनों को सॉल्व करूँगा, जो HCF आएगा, कोई भी आप दो ले सकते हैं, पहली दोनों ले सकते हैं, पहली और तीसरी ले सकते हैं, दूसरी और तीसरी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे। कोई भी दो पॉलीनॉमियल लें, उनका HCF फाइंड करें, जो आंसर आया उसको फिर तीसरी के साथ सॉल्व करें, तो आपका फाइनल HCF आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इसको अंदर रख लूँगा और इसको बाहर। या इन दोनों को ले लेते हैं, ये बड़ा नंबर है, इसको अंदर रख लेंगे, और ये छोटा नंबर है, इसको बाहर रख लेंगे। अगर हम इन दोनों को लें तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर हमें थोड़ी सी ना, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हमें फिर ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो टेबल में आ जाए। तो हम सिंपल ये ले लेते हैं, इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी पहली टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगी। तो मैं इसको और इसको ले लेता हूँ, तो इन दोनों टर्म्स को मैंने ले लिया। अब इसको मैं यहाँ लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। इसको मैंने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मेरे पास आना चाहिए 2x³। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया मेरे पास 2x³। अब इसको सारे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x² प्लस 4x प्लस 12। यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया था, आंसर आया था 2x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 12। साइन चेंज करेंगे, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये प्लस 6x² है और ये माइनस 6x² है। ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा -3x, और ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा -9। इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं हम, x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, +3। -3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x आ जाएगा, -3 को जब +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। हम इसको इग्नोर कर देंगे, x + 3 आ गया। ये टर्म छोटी हो गई है, अब इसको हम बाहर रखेंगे और इस वाली टर्म को हम अंदर रखेंगे। इस वाली टर्म को मैं यहाँ राइट साइड में लिखता हूँ, जो बाहर है x + 3। इसको मैंने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास x³ आना चाहिए। तो मैं इसको x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा x³ प्लस 3x²। यहाँ पर लिख देते हैं, x² से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आया था x³ प्लस 3x²। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ गया 2x प्लस 6। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x + 3। इसको आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर आना चाहिए 2x। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 2x + 6। यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था 2 से, 2x + 6। ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बाकी बचेगा 0। आपके पास इन दो टर्म्स का जो एलसीएम आया वो आया है x + 3। लेकिन हमारे पास टर्म्स 2 नहीं है बल्कि 3 है। तो हम ये जो आंसर आया है जहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, इसके साथ हम तीसरी टर्म को डिवाइड करेंगे अब। तो x + 3 बाहर आएगा, ये छोटी टर्म है, ज़ाहिर बात है यही बाहर आएगा। अंदर जो है वो बड़ी वाली टर्म आएगी 3x³। तो इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, x + 3 है। इसको आपने किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर आपके पास आना चाहिए 3x³ तो मैं इसको 3x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 3x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 3x³ और ये आ जाएगा मेरे पास +9x²। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था 3x² से, आंसर आया था 3x³ + 9x²।
ये भी कट गया, ये भी कट गया, बाकी बचा -2x -6। अब बेशक कॉमन ले लें, बेशक डायरेक्ट सॉल्व कर लें। x+3 को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके पास -2x आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2x और -6 आ जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -2x -6। साइन चेंज करूँगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो जो हमारा HCF आएगा x+3, यही हमारा आंसर है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने एलसीएम फाइंड करना है इन सब एक्सप्रेशंस का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस टर्म को देखें आप, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में हमारे पास बी कॉमन है, तो हम सबसे पहले बी को कॉमन ले लेते हैं। बाकी बचेगा 9a² -1, ठीक है। अब फिर क्या करें, हम इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, एक बारी ब्रैकेट डालते हैं। ये इसको अगर हम गौर से देखें तो ये मेरे पास बन रहा है 3, 9 के स्केयर को मैं 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर और a², ठीक है। -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्केयर। अब देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास बन रहा है a² -b², तो मैं इसको लिख सकता हूँ a + b, a -b, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम फैक्टराइज हो गया है, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अब दूसरी टर्म को देखते हैं हम, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास 2 और a कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूँ और a भी कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो 3 बचेगा और a बचेगा, और यहाँ से 2a कॉमन चला गया तो यहाँ पर 1 बच गया। अब ये भी मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो अब देखें ये हमारे पास जो है, इसको मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, ठीक है। हमने जो एलसीएम का फार्मूला पढ़ा है वो है, एलसीएम जो होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, इन दोनों में हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन हमारे पास सिर्फ है 3a+1, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये और ये कॉमन है, तो इसको एक बार ही लिख लिया मैंने, 3a+1, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गए, ठीक है। मैं ब्रैकेट में इसको डाल देता हूँ ताकि पता चले कौन से कॉमन है और कौन से अनकॉमन है। ये पहली ब्रैकेट वाले हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अब अनकॉमन फैक्टर में जो जो बचे हैं वो सारे लिख देंगे हम। फॉर एग्जांपल इसको पहले लिखता हूँ मैं 2a, ये वाला लिख दिया मैंने। अब b लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय b के बाद ये वाला आ जाएगा 3a-1 मल्टीप्लाई बाय 3a-1। ये मेरे पास इसका एलसीएम आ गया, लेकिन हम ज़रा इसको तरतीब दे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2ab, 2ab 3a+1 3a-1। तो अब इसको भी थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2ab, ये मेरे पास दोबारा वही फार्मूला बन गया है, a+b है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2ab 9a²-1, यही हमारा एलसीएम होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास। पी क्यूब इसमें है और इसमें सिर्फ पी है, तो छोटी पावर कॉमन आती है, ज़ाहिर बात है, और यहाँ पर सिर्फ क्यू है, यानी इन दोनों में हम पी और क्यू कॉमन ले सकते हैं। पी और क्यू को कॉमन लिया, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा पी कॉमन निकल गया एक, तो बाकी बचा पी स्केयर। क्यू ख़त्म हो गया यहाँ से क्योंकि बाहर कॉमन ले लिया मैंने, माइनस यहाँ से पी ख़त्म हो गया, एक ही पावर थी कॉमन ले लिया हमने, और क्यू स्केयर बच जाएगा। मज़ीद इसको देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पी क्यू ऐसे ही आ जाएगा। ये मेरे पास बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब दूसरी पॉलिनोमियल को देखते हैं हम। इसमें देखें सबसे छोटी पावर जो है ना स्केयर वाली है, यहाँ पर पी स्केयर छोटा है और यहाँ पर क्यू स्केयर छोटा है, तो हम स्केयर वाली कॉमन ले सकते हैं, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ पी स्केयर क्यू स्केयर। बाकी बचेगा 5 में से जब स्केयर कॉमन ले लिया तो 3 आ जाएगा, माइनस इसी तरह क्यू की पावर 3 आ जाएगा। मज़ीद इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू, पी क्यू यानी स्केयर था, इसको सिंगल कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास फार्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है जब, तो मेरे पास फार्मूला बनता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट होगी मेरे पास और इसकी फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट होगी, इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम का फार्मूला लिख लेता हूँ। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले जो हमने लिख लिए हैं। पहला कॉमन फैक्टर हमारे पास ये है पी क्यू, इसमें भी पी क्यू है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पी क्यू, ये पहला कॉमन फैक्टर हो गया। दूसरा कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है, पी प्लस क्यू इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, पी माइनस क्यू, ये हमारा दूसरा कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा पी माइनस क्यू, और कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है। अब जो बाकी बचे अनकॉमन फैक्टर वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये देखें एक तो हमने इसमें से लिख लिया था, कॉमन फैक्टर में एक बच गया, तो इसको यहाँ पर लिखा, जो लिख लिया उसको मैं टिक कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो, दोबारा ना आ जाए, ठीक है। ये वैसे अपनी याद दहानी के लिए क्वेश्चन में आपने टिक नहीं करना, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, अब ये वाला और ये वाला रह गया, इन दोनों को भी लिख लेता हूँ पी प्लस क्यू और पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ठीक है। अब ज़रा इनको हम थोड़ा सा तरतीब दे लेते हैं। पी क्यू मल्टीप्लाई पे पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, पी माइनस क्यू, फिर मल्टीप्लाई पे दोबारा पी क्यू आ जाएगा ये वाला, फिर मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू, और फिर मल्टीप्लाई बाय पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ठीक है। अब आपके पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, यानी दो तरह से आप इसका आंसर ला सकते हैं। मैं आपको दोनों आंसर दोनों मेथड से मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अब पहला मेथड क्या है, पहले इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंपलीफाई कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, पी क्यू और ये पी क्यू इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, पी स्केयर, या आप यूँ कर लें
अब स्केयर ना लें, पी पी क्यू, इसका स्केयर हो जाएगा 2 बार ही ना, अगली बारी हम स्केयर खोल लेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू और पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका स्केयर खोल लेते हैं। पी स्केयर क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब यहाँ से इसके 2 मेथड हैं, 2 तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह करें। ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट मेथड से करता हूँ। फर्स्ट मेथड, ठीक है। पहले मेथड में आप क्या करेंगे, पहले मेथड में हम इसको करेंगे पी स्केयर क्यू स्केयर ज़रब, ये देखें पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मेरे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर और पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस, ये प्लस है क्यू स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास पहले मेथड का आंसर आ गया। दूसरे मेथड से हम करते हैं। दूसरे मेथड में क्या होगा, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, पहले इसको एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ। पी स्केयर क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब दूसरे मेथड में क्या होगा, हमने पहले मेथड में हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया था ना, अब दूसरे मेथड में हम इसको और इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये हो जाएगा पी स्केयर क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू को मैं इधर अलहदा कर लेता हूँ, पी माइनस क्यू को मैं इस साइड ले जाता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्यूब वाला फार्मूला है, 2 फार्मूले हैं क्यूब वाले, अगर यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो इसके साथ माइनस वाला आता है। ठीक है, तो हमने इसलिए इसके साथ माइनस वाला लगाया है, माइनस वाले को इसके साथ कर दिया मैंने। अगर इसमें माइनस होता तो मैं इसके साथ प्लस वाले को ऐड करता और वो फार्मूला लगता फिर इसके साथ, तो ये बन जाएगा पी स्केयर क्यू स्केयर मल्टीप्लाई में पी प्लस क्यू। तो ये जो फार्मूला हमने ओपन किया था शुरू में, आप देखें ये वाला, ये दोबारा ये देखें, ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर दोनों प्लस होंगे। तो ये हमारे पास प्लस वाला था, यहाँ पर प्लस था दोनों साइड पे, इसलिए मैंने इसके साथ ये माइनस वाला लगाया इकट्ठा करके। अब मैं इसको ये वाला फार्मूला लगा दूंगा, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। ये आ जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ये हमारा दूसरा आंसर है। एक आंसर हमारे पास ये आया था और एक आंसर, ये दोनों आंसर ठीक है। बुक में आपका ये वाला आंसर है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको इस तरह सॉल्व करते हैं या इस तरह, दोनों आंसर ठीक हैं, दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है वाई, सिर्फ वाई कॉमन ले सकते हैं हम, तो वाई को कॉमन ले लेते हैं। वाई को कॉमन लिए तो हमारे पास यहाँ बच गया 4x स्क्वायर माइनस 1। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, वाई को कॉमन लिया, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 और x, और इन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर सकता हूँ क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 2x प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो x को कॉमन लिया तो बाकी बचा 2x प्लस 1, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी और ये वाली इक्वेशन 1 बन जाएगी। एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास सिर्फ 2x प्लस 1 यही कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर में मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 1
मल्टीप्लाई पे अनकॉमन फैक्टर, अब जो बच्चे हैं वो सारे अनकॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, ये इक्वल का निशान है, तो बाकी जो बच्चे हैं वो सारे अनकॉमन फैक्टर हैं, तो हम लिख लेते हैं, पहले इसमें से लिख लेते हैं y मल्टीप्लाई बाय 2x-1 और मल्टीप्लाई बाय x, ये अनकॉमन फैक्टर आ गए। अब इसको ज़रा तरतीब दे लेते हैं हम, ये हो जाएगा 2x+1 मल्टीप्लाई बाय y, फिर x, फिर 2x-1। तो अब एक्स वाई को हम स्टार्ट में ले आते हैं, एक्स वाई, ये हो जाएगा 2x+1 2x-1। तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई, ये बन जाएगा ए इसके a प्लस बी, ए माइनस बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये बन जाएगा एक्स वाई 4x स्केयर माइनस 1। यही हमारा आंसर है, यही इसका एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, तो हम पहले तीनों को फैक्टराइज करेंगे, फिर तीनों का कॉमन और अनकॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो पहली टर्म को लिखते हैं, पहली टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है मिड टर्म ब्रेक मेथड से, ठीक है, जो हमने पहले किया हुआ है। तो मिड टर्म कैसे ब्रेक करेंगे हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो आंसर यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आया 6x², ठीक है, या x² को साइड पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई वो 6 आई, ठीक है, तो ये 6 आ गया। अब 6 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास जो आना चाहिए ये वाला आंसर आना चाहिए, इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू -1 है, तो हमारे पास -1 आना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो -6 आई है, ठीक है। इसके साथ माइनस है ना, -6, इसके साथ 1 है, इसके साथ -6 है, तो -6। अब -6 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर -1 आना चाहिए। तो वो बनते हैं 2 और 3 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। अब हमने जो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर को -1 लाना है, तो हम ऐसे करते हैं 3 2। तो अगर हम 3 को माइनस का कर दें और 2 को प्लस का कर दें, यानी बड़ी जो टर्म है उसके साथ माइनस लगा दें, छोटी के साथ प्लस लगा के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई है। लिखते हैं हम इसको, इसको मैं लिख दूंगा x², ठीक है, ये माइनस है, -3x, फिर प्लस है, प्लस ये +2x हो जाएगा और फिर आगे -6, यानी हमने इस एक की जगह इसको ब्रेक करके 2 बना दिए, ठीक है। अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, इन दो का इकट्ठा करके कॉमन ले लेंगे और इन दो में से कॉमन ले लेंगे। इसमें और इसमें हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लिया तो बाकी इधर x निकल गया, बाकी बचा -3। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो सेम आप बेफिक्र हो के ये जो आपका यहाँ पर आया है उसी को दोबारा लिख दें यहाँ पर x-3। यहाँ पर जब x कॉमन निकल गया बाकी बचा 2 और इसके साथ आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, +2 को x के साथ मल्टीप्लाई किए तो +2x आ गया, +2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस टर्म में भी x-3 कॉमन है और इसमें भी है, दोनों में x-3 है, तो हम इसको दोबारा कॉमन ले लेते हैं, x-3 कॉमन लिया तो बाकी बचा x+2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है, फैक्टराइज होके। अब दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं, x² + x-2, x² + x-2। इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है और कैसे, इस इधर यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -2। -2 की हमने इस तरह ब्रेक करना है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर भी जो हमारे पास आए 1 आए, पॉजिटिव 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा, लेकिन हमने आंसर +1 चाहिए, तो हमारे पास ये 2 पॉजिटिव होगा 1 नेगेटिव होगा,
जब 2 प्लस होगा और 1 माइनस होगा, ऐड करेंगे हम इन दोनों को तो आंसर हमारे पास +1 आ जाएगा। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक हो गई इसकी भी। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसकी जगह आ जाएगा +2x और आ जाएगा -x। इन दोनों को देखें ऐड करें तो आंसर आपका +x ही आता है। 2x में से जब एक x निकल जाएगा तो आंसर x ही आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखें -3x और +2x इन दोनों को ऐड करें तो -x आ जाता है। यहाँ पर आ गया -2, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपने, यहाँ पर भी आपने x + 2 ही लिखना है। ठीक है, लेकिन अब बाहर क्या आएगा, बाहर आपका आएगा माइनस। ठीक है, -1 आपने कॉमन लेना है। जब आप -1 कॉमन लेंगे, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा, -1 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका फिर x + 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में और यहाँ पर बचेगा x - 1। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब तीसरी इक्वेशन, तीसरे एक्सप्रेशन को देखते हैं। ये x² - 4x + 3, x² - 4x + 3, इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपके पास +3 आना चाहिए। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आया 3। ठीक है, तो इसका क्या पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -4 आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये दोनों माइनस के हैं। ठीक है, क्योंकि -3 और -1 को जब ऐड करेंगे -4 हो जाएगा और -3 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा हमारा। तो फिर आगे हमारे पास x² -1 लिख लें, 3 लिखें, जो आपकी मर्ज़ी है, -3x -1x +3, इसकी जगह ये 2 आ गए और ये +3 आ गया। अब आप इन दोनों में कॉमन अगर देखें तो आपके पास x है। ज़रूरी नहीं है कि आप 3x इधर लिखें, इधर भी लिख सकते हैं, जिधर आपका दिल करे, दोनों तरह से सॉल्व हो जाता है ये। x कॉमन लिया तो बाकी बचा x - 3। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी x - 3 ही आएगा। बाहर क्या लिखना है अब आपने, तो बाहर आपने देखें इस x में से, इस 1x में से जब आपने x कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा, 1 बच गया। अब मसला सिंबल का है तो ये माइनस है, हमने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -x आना चाहिए। तो वो इस सूरत में आएगा कि जब इन दोनों में से एक टर्म माइनस हो, ये वाली तो चेंज हो नहीं सकती, ये यही रहेगी, क्योंकि हमने कॉमन लाना है तो सेम लेके आना है, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब देखें जब इसके साथ माइनस होगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर +3 बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -x बन जाएगा। अब x - 3 दोनों में से कॉमन ले लिया, x - 3 कॉमन लिया तो बाकी बचा x - 1, ये होगी इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 2 और 3 को हमने सॉल्व करना है और उसका एलसीएम लेना है हमने। एलसीएम जो है मेरे पास, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। दोनों को अलग-अलग ब्रैकेट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कॉमन कौन से लिखे थे हमने और अनकॉमन कौन से लिखे थे। तो आप देखें तीनों इक्वेशनों को देखें, उनमें कॉमन कौन सा आ रहा है, जो तीनों में कॉमन होगा वही कॉमन कहलाएगा। अगर वो 2 में कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x - 3 x + 2 है, इसमें भी x + 2 है, यानी कि कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ पर x + 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। x - 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। सेम ऐसे ही x - 1 इसमें है और इसमें है और उसमें नहीं है। तो
अब हमने देख लिया इसमें कॉमन फैक्टर तो हमारे पास कोई नहीं है, अनकॉमन फैक्टर है। जो जो अनकॉमन फैक्टर हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, इसको खाली छोड़ देते हैं। अनकॉमन फैक्टर में मेरे पास आ जाएगा x-3 है, ठीक है, ये x-3, ये x-3 है, पहला हम ये लिख लेते हैं x-3। अब हमने दोबारा x-3 नहीं लिखना, यानी बेशक तीनों में कॉमन नहीं है लेकिन रिपीट नहीं करना हमने इसमें, ठीक है। x-3 एक बार लिख लिया, फिर एक बार x+2 लिख लेते हैं, ये वाला, यानी पहली जो इक्वेशन आई है दोनों लिख लेते हैं हम, x-3 x+2। अब हमने याद रखना है कि हमने इन दोनों को दोबारा नहीं लिखना। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी क्वेश्चन में हमारे पास x+2 और x-1 है। x+2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे, x-1 को लिख लेंगे। तीसरी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास x-3 है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ, और x-1 है, वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ। तो ये मेरे पास इसका एलसीएम आ जाएगा x-3 x+2 x-1, यही हमारा इसका एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर आप देखें हमारे पास m6-1 है। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, मैं ये रफ मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। m6-1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यूब वाली फॉर्म में भी और स्केयर वाली फॉर्म में भी। अगर मैं इसको क्यूब वाली फॉर्म में लिखूँ तो ये बनता है m2 क्यूब -1 का क्यूब, ठीक है। यानी ये बन जाता है मेरे पास a क्यूब -b क्यूब, अंदर स्केयर आ जाता है। और इसको मज़ीद थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बनता है a, यानी इसको एक फार्मूला लग जाएगा a क्यूब -b क्यूब वाला, ठीक है। a -b हो जाएगा, और फिर आगे आगे हो जाएगा a स्केयर प्लस ab प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास फिर a स्केयर -b स्केयर, दोबारा इसको फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में कर दूँ, m ये बन गया मेरे पास a स्केयर -b स्केयर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a -b a प्लस बी। तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों फार्मूले मौजूद हैं, a क्यूब -b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इस तरह करेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन कम होगी। तो आपने हमेशा इसको इस फॉर्म में रखना है, क्योंकि जिस फॉर्म में आपके पास दोनों फार्मूले हैं आपने उस फॉर्म में रखना है। यहाँ पर हमारे पास इसमें फार्मूले दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये बन जाता है, इसको अगर हम मज़ीद एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा, ये वाला फार्मूला तो लग जाएगा a स्केयर -b स्केयर वाला। यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास m⁴ हो जाएगा प्लस m स्केयर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये m⁴ आ गया। जबकि ये दोनों ज़्यादा फैक्टराइज हो जाएंगे तो हमारे पास कॉमन फैक्टर निकालना आसान, जितने ज़्यादा फैक्टराइजेशन होगी कंप्लीट, उतना कॉमन फैक्टर निकालना आपके लिए आसान होगा और उतना ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपने प्रॉपर फैक्टराइज नहीं किया तो आपके कॉमन फैक्टर नहीं निकलेंगे, तो उसमें आपकी गलती के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्यूब स्केयर वाली फॉर्म में लेके आएंगे, यानी 2 क्यूब लाएंगे हम इसको, ठीक है। 2 क्यूब वाले फॉर्मूले लगाएंगे हम इसको। तो पहली टर्म को लिखते हैं m⁻⁶ - 1, इसको मैं लिख सकता हूँ m⁻³ का स्केयर -1 का स्केयर, और इसको मैं लिख सकता हूँ m⁻³ - 1 m⁻³ + 1। अब हम इसको ये दोनों फार्मूले लगा देंगे क्यूब वाले। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा m³ यानी a³ - b³ का फार्मूला है a - b a स्केयर
प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। दोनों फार्मूले लग गए मेरे पास। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको। m-1 m-1 m स्केयर प्लस m प्लस 1 m प्लस 1 m स्केयर माइनस m प्लस 1। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास कंप्लीट होगी। अब दूसरी टर्म को सॉल्व करते हैं। दूसरी टर्म है मेरे पास m की पावर 4 माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ m स्केयर का स्केयर माइनस 1, ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्केयर प्लस 1 और ए स्केयर माइनस 1। अब इसको मज़ीद मैं इसको तो सॉल्व नहीं कर सकता, कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। इसका है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दोबारा लगा दूंगा मैं इसको, ये बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्केयर प्लस 1 उसी तरह रहेगा, ये हो जाएगा m-1 m प्लस 1, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। इसकी फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट होगी। लास्ट वाला रह गया m क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा m क्यूब माइनस 1 है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है m-1 m स्केयर माइनस m मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी ये प्लस होगा जो ये माइनस होता है, इसका यहाँ पर माइनस होता है सिर्फ, बाकी प्लस होते हैं, प्लस 1 का स्केयर। तो उसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। m-1 m स्केयर प्लस m प्लस 1, तीनों फैक्टराइज हो गई हैं हमारे पास। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम का फार्मूला हमने पढ़ा है, एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अब देखें आप तीन इक्वेशन जो आई हैं आपके पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है आपका? तो हम देखते हैं m-1 को पहले देख लेते हैं। m-1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन आ गया हमारा पहला पहला जो कॉमन फैक्टर आया हमारा m-1। अब दूसरा देखते हैं m स्केयर प्लस m प्लस 1, इसमें नहीं है, दूसरे में इसमें है, तो ये कॉमन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं m+1, इसमें है m+1, इसमें भी है m+1, तीसरी इक्वेशन में m+1 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं m स्केयर माइनस m+1, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन अब इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चारों हमने देख लिए। चारों में तीनों इक्वेशनों में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर मिला हमें, m-1। अब बाकी अनकॉमन फैक्टर देख लेते हैं जो बाकी बच गए हैं। अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास m-1 हमने पहले लिख लिया, अब ये वाला लिख लेते हैं m स्केयर प्लस m प्लस 1 ब्रैकेट बंद। अब इसको आपने दोबारा नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना, ठीक है। अब ये वाला लिखता हूँ m+1, इसको भी रिपीट नहीं करेंगे, हम ध्यान में रखेंगे। अब ये वाला लिखता हूँ m स्केयर माइनस m+1, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हमने देखना है इन सब के अलावा जो होंगे ना वो लिखेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर तो हमने लिख लिया था, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें, पहला ये m स्केयर प्लस 1, ये हमने नहीं लिखा था, ये लिख लेते हैं m स्केयर प्लस 1, ठीक है, ये लिख लिया हमने। ये कॉमन फैक्टर में था, ये तो निकल गया। m+1 m+1 भी लिख चुके हैं हम।
दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। तीसरी में देखते हैं। तीसरी में m-1 तो कॉमन में आ गया था, बाकी बचा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, तो वो भी लिखा हुआ m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो ये हमारे पास इसके कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के फिर दो तरीके हैं। आप चाहें तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ठीक है, इसको और इसको इकट्ठा कर दें और बाकी फिर ऐसे ही आ जाएंगे। या फिर आप चाहें तो इन दोनों को इकट्ठा कर दें और इन दोनों को इकट्ठा कर दें। ये वाला आपका एक क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, ये दूसरा क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखने से मेरे पास बन जाएगा, ये है m-1 इंटू एम स्केयर प्लस m प्लस 1, और ये वाला हो जाएगा m प्लस 1। जब ये प्लस होता है तो इसके अंदर वाला माइनस होता है, एम स्केयर माइनस m प्लस 1, और ये इसी तरह रह जाएगा m स्केयर प्लस 1। ये आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिखूंगा, ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी m की पावर 3 माइनस 1, ये पूरा ये बन जाएगा। और ये वाला पूरा जो बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये वाला अपनी जगह पर आ जाएगा इसी तरह m स्केयर प्लस 1। अब देखें ये a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ये a माइनस बी है। अब देखें ये बन रहा है मेरे पास a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा m की पावर 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय m स्केयर प्लस 1। यही मेरा एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पहले पोलिनोमियल को लिखते हैं यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्केयर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पर देखें हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो अगर 3 होती तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक करते, तो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले, पहली 2 में से कॉमन लेते हैं अगर कोई कॉमन आता है तो। यहाँ पर एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, मैं एक्स स्केयर को कॉमन ले लूँगा, बाकी बचेगा यहाँ पर एक्स बच गया और यहाँ पर 2 बच गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x प्लस 2 ही कॉमन आ जाएगा हमारा, x प्लस 2 कॉमन लिया। अब x को ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करें कि आंसर माइनस एक्स आए, तो वो है -1, यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा एक्स स्केयर -1। अब देखें ये a स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, ठीक है, a स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2 x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी a प्लस बी a माइनस बी। ये इक्वेशन हमारी 1 बन जाएगी, यानी पहली जो हमारी एक्सप्रेशन था पहला, उसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे को देखते हैं, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2, ये 3 टर्म है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे हम। एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसको मैं लिख लूँगा, इसके मैं अब बनाता हूँ यहाँ पर, ये -2 है और इसके साथ 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -2। -2 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -2 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आए -1। पहले हम दोनों आंसर लिखते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर लिखते हैं और यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला आंसर लिखते हैं, तो फिर पेयर बनाते हैं। अब 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई, इन 2 1 2 तो हो जाता है, पहले मैं लिख लेता हूँ 2 1 2। अब आंसर में मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मुझे आंसर के साथ माइनस चाहिए, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा दूंगा, छोटी के साथ प्लस लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा ये। तो मिड टर्म ब्रेक होगी, अब इसको फिर मिल गए, हमें सॉल्व करते हैं। एक्स स्केयर माइनस प्लस 1 वाला जो होगा वो प्लस होगा और 2 वाला जो होगा वो माइनस होगा। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 इन दोनों में, यहाँ पर दोबारा आप x प्लस 1 लिखते हैं। x को ऐसी कौन सी टर्म है कि मल्टीप्लाई करें -2 आए, तो वो -2 है। x प्लस 1 को कॉमन लिया, x प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 बच गया, ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। तीसरी टर्म में एक्स स्केयर -4, इसको लिखते हैं एक्स स्केयर -4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ
एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्र। अब इसको मज़ीद मैं लिख सकता हूँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, तो एक्स माइनस 2 यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये इक्वेशन 3 होगी। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तीनों की फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। एलसीएम होगा कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर तीनों में देख लेते हैं, तीनों किसने हैं हमारे सामने हैं। एक्स प्लस 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है तो ये कॉमन नहीं होगा। एक्स प्लस 1 को देखते हैं, इसमें है एक्स प्लस 1, इसमें भी है, इसमें नहीं है। एक्स माइनस 1 को देख लेते हैं, ये एक्स माइनस 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कॉमन फैक्टर इसमें कोई भी नहीं है हमारा। अनकॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, यानी हम सबसे पहले, अब अनकॉमन फैक्टर लिखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहली इक्वेशन का पहला फैक्टर लिखें, फिर दूसरा लिखें और फिर तीसरा, यानी पहली इक्वेशन के तीनों फैक्टर आप लिख दें। उसके बाद बाकी इक्वेशंस को चेक करते हैं कि अगर उनमें है तो ठीक है, रिपीट नहीं है तो आप लिख दें, रिपीट नहीं करना कोई भी। ठीक है, तो मैं ये पहले तीनों लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 2, फिर है एक्स प्लस 1 और फिर है एक्स माइनस 1। अब हमने अगली इक्वेशन में देखना है कि अगर इनमें से कोई है तो ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो वो लिख लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 1 ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं लिखेंगे, एक्स माइनस 2 पहले नहीं लिखा हुआ तो अभी लिख लेते हैं। तीसरी इक्वेशन में चले जाते हैं, एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, एक्स प्लस 2 भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा तरतीब दे लेते हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 को इकट्ठा कर लेते हैं और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को इकट्ठा कर लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ये बन जाएगा मेरे पास एक्स स्केयर माइनस 4, एक्स स्केयर माइनस 1। यही हमारा एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, तो पहले को लेके स्टार्ट करते हैं। एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 20 लिख लेता हूँ मैं इसको यहाँ पर, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 20। इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, इसके साथ 1 है, इसके साथ माइनस 20 है, तो हमारे पास जो आंसर आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस 20, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आया वो आया प्लस 1। तब हमने इसके ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने तो आंसर प्लस 1 आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 20 आना चाहिए। तो वो है 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 5 4 ज़ा 20। अब 5 इसके साथ साइन कौन से आएंगे वो देखते हैं हम, क्योंकि माइनस में लाना है तो इन दोनों में से एक माइनस वाला होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस 5 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 प्लस का आता है, हमें माइनस का चाहिए, इसका मतलब इन दोनों में से एक माइनस होगा। अब माइनस कौन सा होगा वो हम इसको देख के डिसाइड करेंगे। 5 में से जब 4 निकालेंगे तो प्लस 1 आएगा, 5 पॉजिटिव का होगा, 4 नेगेटिव का होगा। ठीक है, फिर हमें मिल गए, हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, ये आ जाएगा। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी x प्लस 5 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, x को ऐसी कौन सी टर्म है कि मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस 4x आए, वो है माइनस 4। अब x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 4। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। दूसरी टर्म ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसके पेयर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए हमारे पास 24 पॉजिटिव का, और ऐड जो सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आया माइनस 10। तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाता है, और जब 6 और 4 दोनों माइनस के हों तो आंसर माइनस 10 बन जाता है, और इनको मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 24 आ जाता है। पेयर हमें मिल गए, सॉल्व करते हैं इसको।
एक्स स्केयर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24। यहाँ पर मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6। इसमें हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 6 ही आएगा। यहाँ पर बाहर हमारे पास -4 आ जाएगी, क्योंकि x को जब -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4x बन जाएगा। x माइनस 6 को कॉमन ले लें आप, x माइनस 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी हमारी। तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी टर्म को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। इसके पेयर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 30 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास -1 आना चाहिए। तो ये है 6 5 ज़ा 30 हो जाता है। जब 6 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 1 आ सकता है। हमें -1 चाहिए, तो 6 के साथ माइनस और 5 के साथ प्लस लगा देंगे। और जब ये दोनों एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑलरेडी माइनस में आएगा, -30 आ जाएगा। पेयर मिल गए हमें, तो लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30। एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x माइनस 6 आ जाएगा, और यहाँ से हम जब x कॉमन ले 5 कॉमन लेंगे, या आप यूँ ही लिख दें x माइनस 6। एक्स माइनस 6, अब x को आपने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 5x आए प्लस का, तो वो है +5। x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 को कॉमन लिया तो बाकी बचा x प्लस 5। ये क्वेश्चन 3 होगी हमारी। अब हम क्या करें, एलसीएम को फार्मूला लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। अब पहली इक्वेशन को देखते हैं। पहली इक्वेशन में हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 4 है। दूसरी में भी x माइनस 4 है, जबकि तीसरी में नहीं है। ठीक है, तो कॉमन हमारा तीनों इक्वेशन में कोई भी नहीं है। ये देखें, इसमें x माइनस 4 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हमारा कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर खाली है हमारा फिलहाल। अनकॉमन फैक्टर में, अनकॉमन फैक्टर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप पहले वाली जो इक्वेशन है वो पूरी की पूरी लिख दें, सेम ऐसे ही x प्लस 5 और x माइनस 4। अब आपने ध्यान करना है कि दोबारा ये दोनों रिपीट हो। दूसरी क्वेश्चन में जाते हैं, तो x माइनस 6 पहले नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये x माइनस 6 है दूसरी क्वेश्चन का, ये लिख लेते हैं x माइनस 6। आगे x माइनस 4 है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तीसरी क्वेश्चन में आ जाते हैं, x माइनस 6 और x प्लस 5 दोनों लिखे हुए हैं, तो ये हमारे अनकॉमन फैक्टर आ गए, x प्लस 5, x माइनस 4, x माइनस 6, यही हमारा एलसीएम है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए उसकी वीडियो बना के इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।